पद्मनी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उसे हमेशा से ही खाने की चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी। पद्मिनी को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। ऐसी एक दिन वो कुरकुरे का पैकेट दुकान से लेकर आती है। फिर उसमें प्याज, टमाटर, खीरा सभी चीजों को छोटा छोटा काट कर मिला देती है। ये देखकर पद्मिनी की माँ कविता बोलती है, अरे बेटा, ये तू क्या कर रही है? माँ, मैं कुरकुरे की चाट बना रही हूँ। माँ, ये आपकी बेटी की रेसिपी है। आप तो जानती है ना मुझे कुरकुरा खाना कितना पसंद है, पर जरूर ज्यादा कुरकुरे खाने से मुझे नुकसान ना हो, इसलिए मैंने कुरकुरे की चाट बना ली है। अब 2 मिनट बैठो माँ, मैं अभी चाट बनाकर रेडी करके लाती हूँ। फिर आप भी खाकर बताना कि कैसी बनी है पद्मिनी के हाथों की कुरकुरे चाट। इतना कहकर पद्मिनी फटाफट से अपनी कुरकुरे की चाट को रेडी करती है और कविता को चखने के लिए देती है। कविता उसकी बहुत तारीफ करती है। तभी पद्मिनी बोलती है, कितना बढ़िया बना है माँ, खाकर तो एकदम मजा ही आ गया। हाँ बेटा, मजा तो आ गया, लेकिन अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अब तो घर के बाकी कामकाज भी किया कर। बेटा, ससुराल में जाकर क्या ससुराल वालों को कुरकुरे चाट ही खिलाएगी? अगर खाएंगे तो माँ जरूर खिलाऊंगी। वैसे भी मुझे पता है मेरी कुरकुरे चाट की रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी। मैंने तो सोच ही लिया है, अपने कॉलेज के लास्ट ईयर पास करने के बाद मैं कुरकुरे चाट का स्टॉल लगाऊंगी। ये क्या बोल रही है बेटा? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि तू एक चाट की दुकान लगाए। माँ, आपको पता है ना, नौकरी ना इंसान को आगे बढ़ने देती है और ना ही उसे भूखा मरने देती है। और वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अरे मेरे हाथों में इतना हुनर है माँ, स्टॉल तो मैं लगाऊंगी, वो भी कुरकुरे चाट की। इतना कहकर पद्मिनी वहाँ से चली जाती है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेती है। इसके बाद वो अपने कुरकुरे की चाट का स्टॉल लगाना शुरू करती है। शुरू के कई महीने तक तो पद्मिनी का काम बहुत ही ठंडे तरीके से चलता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं पद्मिनी के हाथ का स्वाद और कुरकुरे की चाट लोगों की जुबान के स्वाद को छूने लगती है। वैसे वैसे उसके ग्राहकों की बढ़त होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन एक भिखारी पद्मिनी के स्टॉल पर आता है और उससे बोलता है, बेटा, भूख लगी है, कुछ खिला दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास कुरकुरे चाट है, आप खाओगे? कुछ भी खिला दे बेटा, सब चलेगा, भूखे का पेट भर दे। पद्मिनी फटाफट से एक प्लेट कुरकुरे चाट बनाकर उस भिखारी को खाने के लिए देती है और वो भिखारी उसे खाकर बोलता है, वाह बेटा, कितना स्वाद बनाया है तूने ये। तेरे हाथों का ये खा के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कमाल का बनाया है तूने। ये तो सेहत के लिए भी अच्छा है, सस्ता भी है। मुझे तो अच्छा लगा तेरा ये कुरकुरे चाट। इतना कहकर वो भिखारी चला जाता है। धीरे धीरे पद्मिनी की कुरकुरे चाट वाली के नाम से हर जगह फेमस हो जाती है। अब दूर दूर से लोग पद्मिनी के हाथों की कुरकुरे चाट खाने के लिए आना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक दिन पद्मिनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। कविता उस लड़के का फोटो दिखाते हुए पद्मिनी से बोलती है, बेटा, तेरे लिए एक बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के की नौकरी अच्छी लगी है, अच्छा कमाता है। बेटा, उसकी फोटो भी है, तू चाहे तो फोटो भी देख ले उसकी। माँ, फोटो देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो लड़का मुझे मेरे कुरकुरे चाट के स्टॉल के साथ अपना सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घर छोटा या बड़ा, पैसे कम हो या ज्यादा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मेरे साथ देने वाले होने चाहिए, मेरे ससुराल वाले। ज्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। अरे बेटा, पागल हो गई है क्या? एक चाट के स्टॉल के पीछे तू अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही है? अरे अच्छा लगेगा क्या अगर किसी की नई नवेली बहू ऐसे कुरकुरे चाट बेचती हुई नजर आएगी? कविता पद्मिनी को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर पद्मिनी बिना फोटो देखे ही अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पद्मिनी के कुरकुरे चाट के ठेले पर हर वक्त भीड़ रहती। ऐसे ही शाम को जब पद्मिनी अपने सभी कस्टमर को अटेंड करने के लिए घर से जा रही होती है, तभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का जिसका नाम तरुण था, वो बाइक पर बैठकर पद्मिनी के स्टॉल पर आता है और बोलता है, वेट मैडम, कहाँ जा रही हो आप? अपने घर जा रही हूँ। आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन भूख बहुत है। वो मैं बहुत दूर से आपकी कुरकुरे चाट खाने आया था और आप अपना स्टोर बंद करके जा रही हो। क्योंकि मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। अगर आपको चाट खाना है तो आप कल आ जाइएगा। प्लीज मैडम, मैं बहुत दूर से आया हूँ, खिला दीजिए ना, मुझे कुरकुरे चाट बहुत पसंद है। तरुण के कहने पर पद्मिनी रुक जाती है, जिसके बाद पद्मिनी तरुण को एक बढ़िया कुरकुरे चाट की प्लेट बनाकर देती है, जिसे खाकर तरुण के मुंह से एक चटकारेदार आवाज निकलती है और वो बोलता है,
वाह जी वाह, क्या खिलाया है आपने, मजा आ गया। इसलिए सोचूं इतना फेमस क्यों है आपका कुरकुरे चाट, बहुत ही टेस्टी है। जी शुक्रिया। अब तो आपने चाट खा लिया ना, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मैं घर चली जाऊँ। तरुण पद्मिनी को उसके चाट के लिए पैसे दे देता है, जिसके बाद दोनों अपने घर पर वापस चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता। अब हर रोज पद्मिनी के घर जाने के समय पर तरुण चाट खाने के लिए आने लगता और उसके साथ ढेरों बातें करने लगता। बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसी ही एक शाम जब तरुण पद्मिनी के स्टॉल पर बैठा चाट खा रहा था, तभी वो बोलता है, वैसे तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है? ख्याल तो कुछ भी नहीं है मेरा, बस एक सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए। देखो यार, इतना पढ़ लिख कर भी आज के टाइम में किसी को जॉब नहीं मिल पाती है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जॉब मिलती ही नहीं है। लड़कियां पढ़ी लिखी होकर भी हाउसवाइफ रह जाती हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कमाऊँ, लेकिन अपना कमाऊँ, फिर चाहे मेरा पति शहंशाह हो या कोई भी हो। काफी अच्छे विचार है तुम्हारे। चलो मैं भी दुआ करूंगा कि तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें बहुत जल्द मिले। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कविता भी पद्मिनी को शादी के लिए जोर देने लगती है, लेकिन जितनी तेजी से पद्मिनी की कुरकुरे चाट मशहूर हो रही थी, उतनी ही तेजी से पद्मिनी को तरुण से प्यार हो रहा था। ऐसे ही एक दिन तरुण पद्मिनी को बोलता है, पता है, मेरे घर वाले मेरा रोका कर रहे हैं और वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। इस खास मौके पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम मेरे साथ रहोगी ना? वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे बिना कोई काम नहीं कर सकता। तुम आओगी ना? ऐसे ही पद्मिनी तरुण के बताए हुए दिन पर रोके के वेन्यू पर आती है, जहां पर कविता और तरुण के माता पिता पहले से ही मौजूद थे। अपनी वाह को वहां पर देखकर पद्मिनी बहुत हैरान रह जाती है। तभी तरुण बोलता है, क्या हो गया, तुम हैरान क्यों हो? ये सब कुछ देखकर तुम्हारे मन में तो बहुत सारे सवाल आए होंगे। हाँ, और मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है और बाकी सब मेहमान कहाँ है? सबसे जरूरी मेहमान तो तुम ही हो। अरे पद्मनी बेटा, तरुण वही लड़का है ना जिसकी फोटो मैंने तुझे उस दिन दिखाई थी? तूने बिना फोटो देखे ही बस अपनी बात बोल दी थी। वो बात ये है ना कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे ख्यालों के बारे में पहले ही बता दिया था सब कुछ। और सच कहूँ ना तो तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं रोज बहाने बनाकर तुम्हारे कुरकुरे चाट खाने के लिए आया करता था। असली मुद्दा तो ये था कि मुझे तुमसे दिल लगाना था। मेरी फैमिली को तुम और तुम्हारी फैमिली को मैं बहुत पसंद थे, लेकिन बात ये थी ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता था, इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया। और मेरी फैमिली को ना तुम्हारे स्टॉल लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि मशहूर कुरकुरे चाट वाली मेरी पत्नी बन के आएगी घर में हमारे। अरे चलो चलो, अब देरी किस बात की, जल्दी से रोके रस्म शुरू कर देते हैं। वैसे ही बहुत देरी हो चुकी है शुभ काम में। इतने बड़े सरप्राइज से पद्मिनी बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी परिवार वाले मिलकर उन दोनों का रोका करवा देते हैं और रोके में भी पद्मिनी की कुरकुरे की चाट का स्टॉल लगना जारी रहता है। कुछ ही महीनों बाद पद्मिनी और तरुण की शादी हो जाती है। पद्मिनी एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। पद्मिनी कुछ समय बाद अपने कुरकुरे चाट का स्टॉल नहीं लगा पाती। ऐसे ही एक दिन तरुण एक काम वाली को लेकर अपने घर पर आता है, जिसे देखकर पद्मिनी बोलती है, तरुण, ये कौन है? ये काम वाली है, आज से घर का सारा काम ये करेगी। पर क्यों, मैं तो कर रही हूँ ना सब कुछ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम घर का काम करोगी तो तुम्हारा पुराना काम कौन करेगा? अब तुम ना बिना कुछ सोचे मेरे साथ बाहर चलो। इतना कहकर तरुण पद्मिनी को हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, जहां पर वो देखती है कि कुरकुरे चाट का स्टॉल फूलों से सजा हुआ बाहर खड़ा है। साथ ही बहुत सारे ग्राहक जो डेली उसके हाथों की चाट खाने के लिए आया करते थे, वो भी वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हैं और सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, वेलकम मशहूर कुरकुरे चाट वाली। तरुण, तुमने मेरे लिए किया ये सब? जी हाँ, ये सब बिल्कुल आपके लिए है मेरी धर्मपत्नी जी। आप जल्दी से अपनी ड्यूटी पे ना लग जाइए, और ये सब लोग आपके कुरकुरे चाट खाने के लिए ना इंतजार कर रहे हैं, तो आप इनको ज्यादा इंतजार ना कराएं और बनाना शुरू करें। जी हाँ जी, शुरू करते हैं। इतना कहकर पद्मिनी वापस से अपना स्टॉल संभालने लगती है और सबसे पहले वो तरुण को कुरकुरे चाट बनाकर खिलाती है और उसके बाद सभी ग्राहकों को वो कुरकुरे चाट खिलाती है। और इस तरह मशहूर कुरकुरे चाट वाली शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारी और अपने स्टॉल को खूब संभालती है। शारदा अपनी बेटी विजय, बहू रानी और 12 साल के पोते पिंकू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शारदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है मेरा। अरे इतना गला फाड़ कर बोलेगी तो गला नहीं सूखेगा तो क्या सूखेगा? हद होती है, जब से उठी हूँ तब से घर का पूरा काम किए जा रही हूँ,
लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बहू थक जाती है, लेकिन इस बेचारी बूढ़ी पर तरस खाकर एक गिलास पानी दे दे। नहीं, मैं नहीं दे सकती। अगर इतनी ही प्यास लग रही है तो खुद से उठकर पी लो। जब देखो ये कर दे बहू, वो कर दे बहू, मानो तो इनकी नौकरानी हूँ जैसे। अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद चलकर पानी पी लेती। मैं अंधी हूँ और बूढ़ी भी हूँ, तू समझ सकती है ना बहू। बहू इतनी लाचार हूँ मैं। अरे लाचार वगैरह कुछ नहीं हो आप, बस काम चोरी कर रही हो। अब तो मन उठ गया है इस घर से, पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे। क्या लाचारी आ गई है मुझ पे। पहले मेरा बेटा एक आवाज लगाने पर मेरे हर काम कर दिया करता था, और अब ऐसा कि मुंह फेर कर चला जाता है जैसे कि मुझे जानता ही न हो। उफ, ये बदलते रिश्ते। शारदा अंधी थी और उम्र के साथ उसके हाथ पैर ने भी काम करना बंद कर दिया था। शारदा अकेले खुद से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पिंकू आता है और दादी को पानी का गिलास देते हुए बोलता है, दादी ये लीजिए पानी, आपको बहुत प्यास लग रही है ना, ये लीजिए मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। आप ना चिंता मत करो, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा दादी। अरे मेरा बच्चा, बस तू ही तो है जिसको मेरी फिक्र लगी रहती है, वरना यहाँ तो हर कोई बदल जाता है, चाहे वो खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। दादी ये खून कैसे बदलता है और हमको कैसे मालूम होगा कि हमारा खून बदल गया है? अरे मेरा बच्चा, तू अभी छोटा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है कि खून के रिश्ते कैसे बदलते हैं। लेकिन तू ऐसे कभी मत बदलना। अगर तू बदल गया तो तुझ में और तेरे पिताजी में क्या ही फर्क रह जाएगा। अरे दादी, मैं पापा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पिंकू हूँ ना। दादी रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे पास बैठा रहे, मेरे लिए यही बहुत है। दादी आप किससे बात कर रही हो, मैं तो यहाँ हूँ। पिंकू इतना बोलकर किचन में चला जाता है। जब वो खाना लेकर अपनी दादी के पास आ रहा था, तभी रानी पिंकू को बुलाती है और उसे बोलती है, बेटा पिंकू, ये खाना तू खाएगा मेरे बच्चे, भूख लग रही है ना मेरे बच्चे को? नहीं माँ, ये खाना दादी के लिए है, उनको बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। माँ जी, माँ जी, आपको जरा भी अक्ल नहीं है क्या? छोटे से बच्चे से खाना मांगती हो। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को भी चोट लग जाती ना तो क्या होता मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे से काम करवाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लेकिन बहू, मैंने तो पिंकू को कुछ बोला ही नहीं है कि मुझे भूख लगी है। वो खुद मेरे लिए खाना लेने चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरे पास से उठकर बाहर खाना लेने चला गया। माँ, दादी की कोई गलती नहीं है, दादी के लिए मैं खाना लेने आया था, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा करने को। अरे अभी से झूठ बोलने लग गया। माँ जी, आपके साथ रहेगा ना तो पता नहीं क्या क्या सीखेगा। आने दे तेरे पापा को, तब बताती हूँ। नहीं बहू, विजय से कुछ मत कहना, वरना इस छोटे से बच्चे को बहुत डांट पड़ेगी। मुझ बुढ़िया की बात मान ले बहू। अरे आप ही तो हो इस घर की सुख चैन छीनने वाली। अगर आपको अपने पोते से इतना ही प्यार है तो आज के बाद मेरी बेटी को कभी अपने पास मत बुलाना। ठीक है बहू, आज के बाद मैं अपने पोते से नहीं मिलूंगी। बस मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ। शारदा की इतना गिड़गिड़ाने पर रानी पिंकू की शिकायत अपने पति विजय से नहीं करती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन रानी अपनी सास की शिकायत लगाती है। तभी विजय अपनी माँ से कहता है, माँ आपको जरा भी होश है या नहीं है? आपको समझ नहीं आता? चलो माना आपको दिखाई नहीं देता, आपके हाथ पाँव तो सही सलामत है ना? बेटा, तू बोलना क्या चाहता है कि मैं घर का काम करूं? लेकिन मुझे लगता है शायद तुझे दिखाई नहीं देता। माँ आप क्या बोले जा रही हो? थोड़ा सोचा करो। आप मेरी माँ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोल दो, वो भी मेरी पत्नी के सामने, और मैं चुपचाप सुनता रहूं। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी और बूढ़ी हूँ, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, और इसे ही कहते हैं बदलते रिश्ते। माँ आप कुछ भी बोल रही हो, और यहाँ पर कौन सा रिश्ता बदल गया? मैं हूँ, रानी है, मेरा बेटा भी है, और आप खुद भी यहाँ पर हो, तो कैसा रिश्ता बदल गया? बताओ मुझे। पहले मैं थी और अब तेरे लिए तेरी बीवी है। मैं मर जाऊंगी ना, तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ आप कैसी बातें कर रही हो?
रानी की तबीयत खराब है आज, बुखार है उसे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेटे, बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से। मैंने दवाई नहीं ली, ना ही तेरे पास मेरे लिए वक्त है और ना ही बहू ने मुझे दवाई ला कर दी है। बीमार तो मैं भी हूँ कितने दिनों से, मेरे सीने में दर्द है। क्या? मैंने तो रानी को पैसे दिए थे ना दवा लाने को। रुको, मैं अभी रानी से पूछता हूँ। रानी, रानी। विजय रानी के पास जाकर शारदा की दवाइयों की बातें कर रहा था कि तभी रानी बेहोश होने का नाटक करती है और बाहर शारदा को भी दिल का दौरा पड़ता है। विजय रानी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, तभी शारदा के पास बैठा पिंकू बोलता है, पापा पापा, दादी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना क्या हो गया दादी को, कुछ बोल भी नहीं रही है। कुछ नहीं हुआ दादी को, वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई है। मैं तुम्हारी मम्मी को देखूं कि दादी को देखूं? पापा पापा, दादी को देखो ना, दादी को क्या हुआ है। और माँ हमेशा दादी को डांटती रहती है, खाना तक नहीं देती। अभी बेकार का वक्त नहीं है मेरे पास, समय बर्बाद मत कर। तेरी मम्मी बेहोश है ना, उन्हें अस्पताल लेके जाना है। मैं बाद में बात करता हूँ। विजय अपनी बेहोश बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और दर्द से तड़पती माँ को उसी हालत में छोड़ देता है। तभी पिंकू अपने पड़ोसियों को बुलाता है। सभी लोग मिलकर शारदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विजय घर लौटकर आता है, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, वाह बेटा वाह, क्या लायक बेटा है तू अपनी माँ का। अरे मैं तो भूल ही गई कि सगी माँ कहाँ है तेरी, तभी तो सौतेले जैसा बर्ताव कर रहा है ना तू। क्या कह रही हो चाची, होश में हो आप? भला मैं अपनी माँ के साथ सौतेला बर्ताव क्यों करूँगा? तू है सी लायक। जिस माँ ने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर इतना बड़ा किया, तू आज उसी के साथ ऐसा कर रहा है। क्या? मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था मुझे? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरे उस देवी की कहानी यही नहीं रुकती। जिस दिन उसे पता चला ना कि तू सही तरीके से देख नहीं सकता, तू अंधा है, तभी उसने अपनी आंखें तेरे नाम कर दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मैं पहले अंधा हुआ करता था। रुक, मैं तुझे कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उन तस्वीरों में तू अंधा और तेरी शारदा माँ बिल्कुल ठीक थी। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं थी। माँ है तुम्हारी और अपनी माँ को कौन परेशान कर सकता है, लेकिन तूने दिखा ही दिया कि तू सौतेला था और रहेगा। विमला की बात सुनकर विजय अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ को अधमरी हालत में देखकर बहुत रोता है। शारदा के सामने जाकर माफी मांगता है। तभी शारदा की आंखें खुलती है और वो बोलती है, मेरा राजा बेटा है ना तू, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पास मेरा परिवार है, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण आपके साथ ये सब हो गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बहू कहाँ है और मेरा पिंकू कहाँ है? चल अब मुझे घर ले चल, मुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू के जो तीखे ताने सुनने की आदत हो गई थी मेरी। शारदा की बात सुनकर वहाँ सभी हंसने लगते हैं। रानी को भी अब खुद के किए पर शर्म आती है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद विजय अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शोभना अपने बेटे, बहू और 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। शोभना की 4 बेटियां थी, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी थी और 2 बेटियां अभी तक कुंवारी थी। वहीं शोभना के बेटे अजय की भी शादी हो चुकी थी। अजय की शादी को अभी बस साल भर ही हुआ था। सभी हंसी खुशी रहा करते थे। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। बहू तू ठीक तो है ना? अरे किरण, सीमा, जल्दी यहाँ आओ। भाभी आप ठीक तो है? क्या हुआ भाभी को? अभी तो ठीक थी। तभी शोभना डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी आकर शोभना को बताता है कि चमेली को किसी कमजोरी की वजह से चक्कर नहीं आया है, बल्कि वो माँ बनने वाली है। क्या मतलब? मैं दादी बनने वाली हूँ? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे किरण, सीमा, तुम दोनों बुआ बनने वाली हो। बहू, कितनी बड़ी खुशी दी है आज तूने मुझे। हाँ भाभी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि मैं बुआ बनने वाली हूँ।
अब तो बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो काम होगा मैं कर लूंगी। शोभना दादी बनने की खबर से बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी बहू का ख्याल भी रखती है। देर शाम किचन में शोभना हलवा बना रही होती है, तभी वहाँ पर किरण का आना होता है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता मुझे हलवा खाने का मन था? वैसे किसी ने सच ही कहा है कि माँ का दिल सच्चा होता है। और माँ, क्या समय लगेगा हलवा बनने में? बस हो ही गया। तू बाहर जाकर देख बहू कहाँ है और क्या कर रही है। क्यों, भाभी को नहीं देना क्या ये हलवा? अरे थोड़ा सा दे देते हैं ना माँ, वो ऐसी हालत में है। आप तो जानती है ना, उनसे ये सब छुपाना अच्छा नहीं है। ये सारा का सारा हलवा उसके लिए ही है, तेरे लिए मैंने कोई हलवा नहीं बनाया है। क्या ये भाभी के लिए बनाया है आपने? लेकिन आप तो जानती है ना मुझे कितना पसंद है ये। तो खुद बना और सुन, बहू को कह दे हॉल में आकर बैठे, मैं उसके लिए हलवा ला रही हूँ। ये ले, जितनी भी बची है कढ़ाई में वो पोंछ कर तू खा ले। अब इसमें बचा ही क्या है, ये भी अपनी बहू को खिलाती ना। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है माँ कि आप मुझसे ज्यादा भाभी पर ध्यान दे रही है। अब किरण हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ भाभी चमेली को अपने हाथों से हलवा खिला रही थी। अरे तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाकर पानी ले आ बहू के लिए। इन लोगों ने तो मुझे नौकर ही समझ लिया है। और भाभी को देखो कितनी जल्दी बदल गई। और माँ तो अब जैसे मेरी सौतेली माँ है वैसे व्यवहार कर रही है। नहीं, मैं बुआ बनने के लिए जितनी खुश हूँ उससे ज्यादा तो मुझे इस बात का दुख है कि जो बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके नाम से ही सब बदल गए। वो आया तो मैं हर समय नौकर ही बनकर रह जाऊंगी। अब किरण अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। बगल में सीमा टीवी देख रही होती है। अरे क्या हुआ? तूने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे तुझसे किसी ने तेरा राजपाट छीन लिया हो? हाँ सीमा, तू सही कह रही है। हमारा राजपाट ही तो हमसे छिन रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। तू बातें मत बना और बता हुआ क्या है? कौन सा राजपाट छीन लिया तुझसे? मुझे नहीं पता। माँ को भाभी के लिए कितना प्यार आ रहा है। माँ ने भाभी के लिए मेरी पसंद का हलवा बनाया है, लेकिन मुझे ही नहीं दिया। और कढ़ाई में जो बचा कुचा उसे चाटने को कह दिया। वैसे भी तू इसी लायक है। चल अब चुप कर, मुझे मूवी देखने दे। तू फिल्म ही देखती रह। जिस दिन हमारी जिंदगी फिल्म बनेगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे परेशान मत कर। जो दिल में आए वो कर। किरण को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था। शोभना भी चमेली को प्यार देने में लगी हुई थी। और तो और किरण घर का काम भी करती थी और अपनी माँ की डांट भी सुन रही थी। किरण यहाँ बैठी फोन क्या चला रही है? जा अपनी भाभी के लिए थोड़ी सी काजू बादाम भून दे और उसे उसके कमरे में दे आ। माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भाभी के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है। माँ, बच्चे तो महिमा दीदी और खुशी दीदी के भी हुए हैं ना, लेकिन आज से पहले आपके अंदर उनके लिए इतना प्यार तो नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है कि मैं अपनी ही बेटी और बहू में भेदभाव कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल, बल्कि माँ होती है अपनी बेटी को समझने वाली, लेकिन आप सिर्फ भाभी को समझ रही है। दीदी को आप यहाँ बुलाती तक नहीं है, वो खुद आती है तो आप उन्हें कहती है अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। तुम दोनों भी कल को ससुराल जाओगे तो वहीं के होकर रह जाओगे, इसीलिए मैं तुम दोनों से ये सब कह रही हूँ। तो भला इसमें बुराई ही क्या है? ठीक है माँ, आप साफ साफ कह दीजिए ना, ये मेरा घर नहीं बल्कि भाभी का है। खैर, मैं भाभी के लिए काजू बादाम भून दूं, कहीं उनको कमजोरी न हो जाए। किरण के मन में अपनी ही भाभी को लेकर धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगती है और वो अपनी भाभी चमेली से बात करना बंद कर देती है और ढंग से बात भी नहीं करती है। किरण, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लो। माँ जी, आपका खाना लाऊं क्या? जरूरत नहीं भाभी आपके हाथों का खाना खाने की। मुझे इतनी आदत ही कहाँ, माँ ने जो सुबह खाना बनाया था वो खा लूंगी मैं। ये क्या तरीका है अपने भाभी से बात करने का? मैं वो माँ हूँ जो ननद और भाभी का तमाशा नहीं देख सकती। बहू को तो नहीं, लेकिन तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। आगे से ये ड्रामा मैंने देख लिया तो। किरण को ये सुनकर
और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त तो अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। अब अगले दिन छत से कपड़े लाने जाने के समय शोभना अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, तूने कपड़े लाए क्या छत से? नहीं माँ जी, जा ही रही थी। मुझे याद था कि मुझे कपड़े लाने जाना है, रोज का ही काम है। हाँ, थोड़ा चलना भी हो जाता है, लेकिन तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मैं कपड़े ले आती हूँ। कब से किरण को चाय बनाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। तो माँ जी, आप ही छत से कपड़े उतार लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। अब शोभना छत से कपड़े लाने तो जाती है, लेकिन जैसे ही शोभना कपड़े लेकर आ रही होती है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शोभना के सर पर चोट आ जाती है। इधर शोभना की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां और बहू वहां पर आ जाती हैं। माँ आपको क्या हुआ? इतना खून? माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप आंखें मत बंद कीजिए। माँ जी रुकिए, मैं अभी बाहर से किसी को बुला कर लाती हूँ। सीमा, तब तक आप माँ जी के सर पर कपड़ा बांध दीजिए। अब आनन फानन में शोभना को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां शोभना को जल्दी से डॉक्टर खून चढ़ाते हैं और कुछ घंटों के बाद शोभना को होश आता है, जिसके बाद शोभना से मिलने किरण और सीमा पहुंचती हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? ये सब मेरा किया हुआ है। मैं ना सीढ़ियों पर तेल गिराती और ना आप वहाँ जाती, और ये सब नहीं होता फिर। यानी आपने वो तेल भाभी को चोट पहुंचाने के लिए गिराया था? लेकिन क्यों? आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर इससे किसी की जान चली जाती तो आप ईर्ष्या में इतना गिर सकती हो। मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने जब देखा कि भाभी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो मुझसे देखा नहीं गया और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ, आप ठीक है ना? ये जो भी किया है तूने सही नहीं किया है, लेकिन तुझे पछतावा है। मुझे इसी बात की खुशी है। चमेली कहाँ है? माँ, भाभी इस हालत में कैसे आती? तो मैंने ही कहा उन्हें कि आप घर पे ही रहिए। तुम दोनों की बड़ी बहनों ने भी मुझे बहू को प्यार देते हुए देखा, बहुत कान भरे। तो क्या मैं उसे मार दूं? इकलौता बेटा बहू है मेरे। जितना मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, उतना ही मैं उनसे भी करती हूँ। किरण की एक गलती की वजह से शोभना की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस हादसे के बाद वो समझ जाती है जो कुछ उसने किया वो गलत किया। इसके बाद से वो अपनी भाभी का खूब ख्याल रखती है और अपनी माँ को शिकायत का मौका तक नहीं देती है। रमा आराम से बैठकर मूंगफली खा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बहू नीतू आती है। माँ जी, आज रात में क्या खाने के लिए बनाऊं मैं? बहू, अभी तो दिन हो रहा है और तू दिन में ही रात के खाने की तैयारी कर रही है। अरे रात की रात में देखी जाएगी क्या बनाना है और क्या खाना है हमें। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे माँ जी, एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, काम करने का मन नहीं करता है मेरा, इसलिए पूछ रही हूँ क्या बनाना है बता दो, जल्दी बना दूंगी और सब जल्दी खाकर सो जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो मुझे भी सही लग रही है तेरी। वैसे सर्दियों में सरसों का साग बड़ा अच्छा लगता है। एक काम कर, सरसों का साग बना ले और रोटी भी बना दियो घी लगाकर। ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी, बस रोटियां जब खाने बैठेंगे तभी बनाऊंगी। गरम गरम रोटियां ही तो अच्छी लगती है ना। मेथी रखी है माँ जी, मेथी के पराठे भी बना दूं क्या? नहीं बहू, मेथी के पराठे सुबह बना देना, गर्मा गर्म चाय के साथ सब लोग 4-5 तो चटकर ही जाएंगे। नीतू खाने की तैयारी में अभी से ही लग जाती है। ऐसे ही रमा का परिवार खाने का बहुत शौकीन था, इसीलिए हर रोज उनके घर में देसी खाना बनाया जाता था। एक दिन नीतू का पति अंकित बाजार से फ्रेंच फ्राइज लेकर घर आता है और अपनी माँ बीवी को बुलाता है। कितने दिन हो गए थे ना माँ फ्रेंच फ्राई खाए हमें। देखो मैं लेकर आया हूँ, रास्ते में बनते हुए दिख गए तो मैं ले आया। और नीतू एक प्लेट ले आओ और हाँ एक कटोरी भी लाना चटनी रखने के लिए। अंकित, तुझे पता है ना कि हम लोग ये सब नहीं खाते, फिर तू क्यों लेकर आया है रे? माँ मेरा बहुत मन था फ्रेंच फ्राई खाने का, और आपको भी तो अच्छे लगते हैं ना। अरे मुझे नहीं पसंद है ये बिल्कुल भी। वो तो बाहर का कभी कभी कुछ खा लेती हूँ, वरना तो मुझे घर की दाल चावल ही भाती है। उसका मुकाबला ये थोड़ी कर सकता है। माँ जी की ये बात तो मैं भी मानती हूँ, जो स्वाद दाल चावल रोटी सब्जी में है ना, वो किसी और में नहीं है। बाकी सब तो बस ऐसे ही है, मैं तो खुद नहीं खाती बाहर का। क्या यार, मैं लेकर तो आया हूँ, खा लो ना थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो खा ही सकती हो। अब ऐसा करोगी तो मेरा भी मन नहीं करेगा खाने का।
अच्छा चल ठीक है, अब ले ही आया है तो वापस तो होगा नहीं। जा बहू ले आ कटोरी प्लेट। नीतू प्लेट लेकर आती है। सब लोग खाने लगते हैं। थोड़ा सा ही खाते हैं कि तभी अंकित कहता है, आप दोनों सही कह रहे हो, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे तो अच्छा मैं कुछ लाता ही नहीं। पैसे लगाए लेकिन कुछ आया ही नहीं अच्छा। अरे हमने तो पहले ही कहा था ये बाहर की चीज अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं कैसे लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बहू लेकर जा इसे यहाँ से। मैं नहीं लेकर जा रही माँ जी। मैंने पहले ही बोला था अंकित को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और अब जब खुद ही उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मान गया हमारी बात। अरे बहू आज अकल आ गई, तभी तो अब ये नहीं खा रहा। वैसे कुछ भी कहो, हम लोग बाहर का कम ही खाते हैं, वरना मैंने तो देखा है कि लोग बस बाहर का ही खाकर दिन गुजार देते हैं अपना। माँ जी तभी तो उनका शरीर भी ऐसा होता जा रहा है कि हवा आए और उड़ जाए। अंकित ये प्लेट आपकी वजह से लाई थी मैं तो, अब इसे आप ही धोगे, मैं नहीं कर रही कुछ भी। ठीक है मैं धो दूंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा मत किया करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप हमारी बात नहीं मानते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। अरे हाँ भाई, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब आगे से नहीं करूँगा। ठीक है कोई बात नहीं। बताओ अब खाना क्या बनाना है, या फिर यही खाकर पेट भर गया? इसे खाया होता ना तो पेट भरता, खाया ही नहीं है तो पेट कहाँ से भरेगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं पालक की दाल खाऊं। एक काम करो, घर में अगर पालक है तो पालक की दाल बना दो, अगर नहीं है तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। ठीक है बाजार से ही ले आओ, पालक नहीं है घर में। रमा का परिवार ऐसा ही था। कुछ दिनों बाद रमा बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रमा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। ये देखकर नीतू और अंकित दोनों ही रमा के कमरे में उससे बात करने जाते हैं और अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रही हो। पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं आई। नीतू कह रही थी परेशानी की बात ही है तो परेशान कैसे ना रहूं मैं। परेशानी की बात? क्या मतलब है माँ जी आपका? कौन सी परेशानी की बात है? मेरे जेठ जी विदेश से वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जितने भी दिन यहाँ आएंगे ना, उन्हें बस हमारे घर पर रहना है। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। माँ जी इसमें कौन सी परेशानी की बात है? बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि आपके जेठ जी आ रहे हैं। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे बहू परेशानी की बात ये नहीं कि वो आ रहे हैं, परेशानी की बात तो ये है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। माँ आप आधी अधूरी बात क्यों कर रही हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताओगी तो हमें समझ भी आएगा कि आप क्या कहना चाहती हो और किसी के आने से परेशानी क्यों हो रही है। हाँ माँ जी पहले आप लंबी सांस लो और फिर आराम से पूरी बात बताओ। मेरे जेठ बड़े सख्त मिजाज के हैं। जब मैं शादी करके घर में आई थी तब भी उन्हें खाने को लेकर बड़ी परेशानी थी। उन्हें ये सब घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी? उन्हें अगर घर का खाना नहीं पसंद है तो हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे और वो भी उनका ही मनपसंद खाना होगा। अरे बहू वो बाहर का कुछ नहीं खाते। उन्हें जो बाहर बनता है वो पसंद नहीं, बस वो घर का बना होना चाहिए। जब मैं शादी करके आई थी तब यही थे घर में बड़े। जब इन्हें इनकी पसंद का खाना नहीं मिलता तो ये खाना ही छोड़कर बैठ जाते थे। हाँ तो रहने दो ना माँ, अब मेहमान है तो मेहमान की तरह रहेंगे ना। जो कुछ मिलेगा चुपचाप खा लेंगे। अब उनके लिए 56 भोग तो हम बना नहीं सकते। अंकित बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो तेरे बड़े पापा हैं। वो जितने सख्त मिजाज के हैं दिल के उतने ही नरम हैं। जब तू पैदा हुआ था ना तो तुझे याद भी नहीं होगा। तू इतना छोटा था तब भी तुझे खिलाते रहते थे। उनकी गोद में ही शांत होता था तू, वरना पूरा दिन भय भय करके रोता था। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए अब तक। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। अरे बहू इतना भी आसान नहीं है संभालना। वो विदेश में रहते हैं, अब उन्हें विदेश का खाना पसंद होगा। वो कैसे बनाएंगे? हमें तो आता भी नहीं है। माँ जी आजकल फोन पे सब मिल जाता है। आप ये बताइए कि आपके जेठ जी के साथ और कोई भी आ रहा है क्या, या फिर बस वो अकेले ही आ रहे हैं? जब जेठ जी आ रहे हैं तो जेठानी जी भी तो आ रही होंगी ना। जेठ जी जेठानी जी के साथ कहीं आते जाते हैं तो यहाँ भी साथ ही आएंगे। रमा और बाकी सब लोग काफी परेशान थे। 2 दिन बाद रमा का जेठ मनोज और जेठानी लता घर आती है। मेहमानों को हॉल में बिठाकर सब लोग रसोई में थे। माँ जी मैंने सारी तैयारियां कर ली है, बर्गर बनाया है, देखना बाहर सबको बर्गर बहुत पसंद आएगा। नीतू दोनों के लिए बर्गर लेकर जाती है और खाने को देती है।
लेकिन बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और मनोज कहता है, ये क्या बनाया है? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसने बनाया इसे? माफ करना ताऊ जी, वो मैं ये पहली बार बना रही थी तो गलती हो गई मुझसे। जेठ जी आप रुकिए, मैं दोबारा बनवा देती हूँ। दोबारा क्यों बनाया है? अरे हम इतने सालों बाद देश में वापस आए हैं। वहाँ विदेश में तो यही सब खाते थे। सोचा अपने देश जाएंगे, देसी खाना खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो बर्गर बना के दे दिया हमें। अरे इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? हम घर का खाना बना दे तो? बिल्कुल भी नहीं। अरे वक्त के साथ सब बदल जाता है, तो हम भी बदल गए। मेहमानों के लिए बर्गर पहली बार बनाया था, लेकिन आपने ये बोलकर हमारी चिंता ही दूर कर दी। रमा और नीतू जल्दी से दाल चावल रोटी सब लाती है और फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। माँ शादी वाला घर है और आपने जिसे घर बुलाया है उसने तो हद ही मचा रखी है। भला कोई इतना तीखा गोलगप्पे कैसे खा सकता है? गोलगप्पे वाले भैया ने हाथ जोड़ लिए, तब जाकर ये मानी है, लेकिन आते आते बोली कल फिर आऊंगी। बेटा मेहमान है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, और खास बात तो ये है कि वो मेरे भाई की बेटी है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, जहाँ उमा सुबह सुबह अपनी बेटी किरण को उठा रही होती है। किरण, सुबह के 8 बज रहे हैं, कब उठेगी और कब खाना बनाएगी? हाँ माँ, बस उठ रही हूँ। एक तो इस मोटी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या बताऊँ कैसे कैसे परमाणु बम छोड़े इसने रात को। घर आए मेहमानों के बारे में ऐसी बातें करते हैं क्या? ये क्या तमीज है तेरी? अरे सच ही तो कह रही हूँ, कौन सा गलत कहा मैंने? कल इसने इतने तीखे गोलगप्पे खाए ना कि दूसरा जिंदा भी नहीं रह सकता। भैया की दुकान की मिर्च खत्म हो गई, लेकिन इसकी जुबान नहीं रुकी कि बस करूँ। वो तो मैंने कहा कि पैसे खत्म हो गए, तब जाकर आइए वहाँ से। हे भगवान, तुम दोनों के दोनों पागल हो। कितनी बार तुम दोनों को कहा है कि बाहर की फालतू चीजें मत खाया करो, और घर में तेरे भाई की शादी है। भगवान ना करे तुम दोनों में से किसी का पेट खराब हो गया तो क्या करोगी? माँ, मैं तो खा भी नहीं रही थी, वो तो इसने जिद की ना, तो मैंने भी सोचा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम दोनों का पूरे दिन मुंह ही कहाँ बंद होने वाला होता है। पूरे दिन तो बस चढ़ती रहती हो, गाय भैंस की तरह। चलो अब थोड़ा काम में हाथ बटाओ। किरण भी अपनी माँ के साथ कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद भारती उठती है। ये मेरा पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? मैंने क्या ही खाया था? पहले हल्के होकर आती हूँ, के बाद ही कोई काम करूँगी। वैसे भी पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है इन मेहमानों के घरों में। माँ, उठ गई आपकी लाडली। देखो वॉशरूम गई है वो। इसके वॉशरूम जाने के बाद मैं अगले साल ही वॉशरूम जाऊंगी अब तो। चुप कर तू। और कितनी बार कहा है अतिथि देवो भव। हाँ माँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें भी ना भगवान का ही नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। किरण फिर से अपने कामों में लग जाती है। तभी उमा के घर उनकी पड़ोसन कमला आती है। अरे उमा, क्या बात है? घर के कामों में लगी हुई है। लगता है शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हाँ कमला आंटी, शादी का घर है तो शादी की तैयारियां ही चलेंगी ना। और बताओ कौन सी खबर लेकर आई हो? जाकर 2 कप चाय बना ला, और अपनी ये कैची जैसी जुबान हर किसी के सामने मत खोला कर, समझी? अब जा, यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही है? उमा और कमला बात कर ही रहे होते हैं, तभी भारती वॉशरूम से निकलकर हॉल में आती है। अरे उमा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी गंदी बदबू। राम रे राम। ये बदबू भारती के बाथरूम से निकलने के बाद आई है। लगता है किरण सही कह रही थी। ये सब छोड़, मैंने औरतों को संगीत के लिए बोल दिया है, और अगर आज तुझे बाजार जाना हो तो मेरे साथ चल लियो। हाँ हाँ, मुझे बाजार जाना है, बहुत सारे सामान लाना है। अब देर शाम कमला उमा दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ में भारती और किरण भी होती हैं। देख किरण, मुझे आज भी गोलगप्पे खाने हैं। मैंने दिल्ली के गोलगप्पे के बारे में जितना सुना था उससे दुगना स्वाद है यहाँ के गोलगप्पों में। देख, आज तो मैं ना तुझे गोलगप्पे खिलाने वाली हूँ ना खुद खाने वाली हूँ। चाहे जो मर्जी कर तू, मुझे कह और सुना ले। किरण, उसका अगर मन है तो क्यों मना कर रही है उसे? लेकिन माँ, मैंने आपको रात वाली बात बताई थी ना, ये कैसे परमाणु बम छोड़े जा रही थी। देख बुआ, ये क्या बोले जा रही है? ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। माँ के कहने पर सिर्फ 5 गोलगप्पे मैं तुझे खिला दूंगी। बाकी अगर तूने 6 गोलगप्पे की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी।
अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कभी तू मेरे गांव आएगी तो तुझे चटपटी चाट जरूर खिलाऊंगी। अब कमला और उमा बाजार में सामान लेने जाते हैं। इधर भारती किरण को गोलगप्पे खाने ले जाती है। भैया सिर्फ 5 गोलगप्पे ही खाने हैं, वो भी इसे। और हाँ, इतने तीखे बनाना ना कि घर पहुंचने से पहले इसका पेट जवाब दे दे। अरे कुछ नहीं होगा भैया, बनाइए और तीखा गोलगप्पा। बस बस भैया, हो गया। 5 गोलगप्पे पूरे हो गए। ये लो पैसे। चल, हमें माँ को भी ढूंढना है, ना जाने वो भीड़ में कहाँ चली गई। नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। भैया आप और खिलाइए। अब मैं तेरे इन 5 गोलगप्पे के पैसे भी नहीं दूंगी। भैया आप और तीखे गोलगप्पे बनाइए ना। और तू जा, यहाँ खड़ी भी मत रह। अब तू पैसे नहीं दे रही, और अगर तुझे खाना है तो खा ले मेरे पैसों में से। अरे रे, कंजूस के पैसे निकले तो सही। रहने दे, मुझे नहीं खाना। खाकर उल्टी दस्त न लग जाए। किरण वहाँ से चली जाती है। इधर भारती और ज्यादा तीखी और भी तीखी गोलगप्पे खाकर अपने मुंह को लाल कर चुकी थी और आंखों को भी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और नाक से पानी, लेकिन फिर भी वो 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा तीखे गोलगप्पे खा चुकी थी। अरे किरण तो ये रही, लेकिन तेरी दूसरी जोड़ीदार कहाँ गई? अरे माँ, उसके बारे में क्या ही बताऊं। फिर से गोलगप्पे पर टूट पड़ी है। मैंने कहा कम खा, वरना फट जाएगी किसी दिन। किरण, तू सच में बहुत बदतमीज होती जा रही है। वो मेरी भाई की बेटी है और हमारे घर की मेहमान। माँ, अगर आपने एक बार फिर उस मेहमान को कहा ना कि मैं मेहमान शब्द का आविष्कार करने पर केस कर दूंगी और पूछूंगी ऐसे को अगर मेहमान कहते हैं तो भूखे नंगे किसे कहते हैं। माँ, मुझसे अब ये 1 और मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। चल उसे देखते हैं। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो भाभी कहेगी पहली बार तो भेजा था, लेकिन हम ढंग से ख्याल नहीं रख पाए। आज तक आपकी बेटी को वो लोग कभी कुछ अच्छा खिला तो पाए नहीं है। हम तो फिर भी इस मुटल्ली को कितना कुछ खिला रहे हैं। देख उमा, तेरी बेटी कह तो ठीक रही है, मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे ना। अभी तो उसे रोकना होगा, वरना बहुत बदनामी होगी। अब उमा और कमला और किरण गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भारती वहाँ है ही नहीं। वो गोलगप्पे वाले से पूछते भी हैं कि यहाँ एक मोटी सी लड़की तीखे गोलगप्पे खा रही थी, वो कहाँ गई? तब वो बताता है वो तो कब की चली गई। माँ, मैं बता रही हूँ, उसे खाते खाते शुरू हो गया होगा, तभी वो घर गई होगी। अगर वो घर नहीं हुई तो? वैसे भी अब हमें घर चलना चाहिए, हो सकता है वो घर ही हो। चल देखते हैं। तुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था किरण, उसके लिए ये कितना अनजान शहर है। ये तो सही कह रही है, चल चलकर देखे कहाँ गई। अब कमला, उमा और किरण घर पहुँचते हैं तो देखते हैं भारती सामने ही सोफे पर लेटी हुई पेट पकड़े हुए है। भारती, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ भारती, बोल क्या हुआ? बुआ, गोलगप्पे खाने को तो खा लिए, उसके बाद मुझे अजीब सा होने लगा। किरण भी मेरे साथ नहीं थी और मुझ में आपको ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं घर आ गई। अच्छा किया तूने। अभी तो ठीक है ना तू? नहीं बुआ, मेरा पेट ठीक नहीं है। अभी तक 2-4 बार जा चुकी हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? तूने ही इसके कानों में डाला था ना। चल तुझे दिल्ली का तीखा गोलगप्पा खिलाती हूँ। साथ तो ले गई, लेकिन इसे छोड़कर जरूर चली आई तू। बुआ, किरण की कोई गलती नहीं है, उसने तो बताया था बस। मुझे भी नहीं खाने चाहिए थे तीखे गोलगप्पे। लगता है फिर से जाना पड़ेगा। भारती का पेट तीखे गोलगप्पे खाने के बाद जवाब दे चुका था और ऐसे ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हालांकि उमा डॉक्टर को बुलाकर भारती को दवा दिलवाती है, लेकिन पूरे दिन में भारती भी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे खाने के बाद 20 से 25 बार वॉशरूम जा चुकी थी। अब ठीक हो जा भारती तू जल्दी से, तो हम चांदनी चौक के गोलगप्पे खाकर आएंगे। माँ, ये क्या था? अब क्यों मारा मुझे? ये इसीलिए था क्योंकि तू ही है जो इसकी जान की दुश्मन बनी है। चल जाकर छत से कपड़े लेकर आ, बेशर्म कहीं की। भारती भी अपनी हालत पर तरस खा रही होती है, क्योंकि वो इतने तीखे गोलगप्पे खाने के बाद बिना नमक का खाना खा रही थी, लेकिन वो कभी दिल्ली के तीखे गोलगप्पे को भूल नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।